Hello everyone, I hope you all are fine. My name is Imran Nazir, and today we are going to discuss a very important topic of political science, that is revival, or we can say resurgency of political theory. Which type of political theory? That is classical political theory. In previous lecture, we understood about the decline of classical political theory, और आज के इस वीडियो में हमें जानना है उसी क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का रिवाइवल कैसे हुआ, उसकी रीएमर्जेंस कैसे हुई, कौन से वो फैक्टर्स थे जिसके बेसिस पे उसका रिवाइवल हुआ। ठीक है, और ये रिवाइवल हुआ है, इसको लेजिटिमाइज करने के लिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए हम कुछ स्कॉलर्स को डिस्कस भी करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सेकेंड हाफ ऑफ 17th सेंचुरी में हमारे पास कुछ ऐसे सोशल इश्यूज आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिनका जवाब पॉलिटिकल साइंस हैविंग विथ साइंटिफिक नेचर नहीं दे पाता है। ठीक है, क्योंकि मिड 20th सेंचुरी में पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक नेचर दिया गया था। ठीक है, with the help of behavioralism or we can say positivism। ठीक है, तो सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में सॉरी, हमारे पास कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं सच एज फेमिनिज्म, सिविल राइट्स, डिबेट्स ऑन जस्टिस। ओके, जिनका जवाब पॉलिटिकल साइंस विथ साइंटिफिक नेचर नहीं दे पाता है। तो एक एफर्ट शुरू किया जाता है कि हमें बैक जाना है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का। अगर हमें इन चीज़ों को सॉल्व करना है, इनको जवाब देना है, तो वी नीड द हेल्प ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। सो नाउ आपको समझ में आ गया होगा कि रिवाइवल क्या है। when we use when we use norms, traditions, uh, again, in order to address the social issues which were happening in second half of 20th century, that was the re-emergence, or we can say revival of classical political theory। okay, अब इस चीज को लेजिटिमाइज करने के लिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए कि नहीं, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी को फिर से अडॉप्ट करा गया था, तो कैसे करेंगे हम? विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्कॉलर्स। तो इस डिबेट में हमारे पास जो पहले स्कॉलर आते हैं वो है माइकल ऑकरशॉट। माइकल ऑकरशॉट क्या करते हैं, वो अपनी बुक लिखते हैं जिसका नाम है एक्सपीरियंस एंड मोड्स। उस बुक में वो काम क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सपीरियंस, और वो इस बात पे जोर देते हैं कि एक्सपीरियंस जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। तो इसका मतलब क्या है एक्सपीरियंस मल्टी डायमेंशनल? पहले तो इस फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन देते हैं एक्सपीरियंस की, इस बात को पॉइंट कीजिए। वो फिलोसफी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो फिलोसफी के ऊपर जोर दे रहे हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं, इसको एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑकरशॉट कहते हैं कि एक्सपीरियंस जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने दोस्त के साथ किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, तो जब आप वहां पे कुछ फूड ऑर्डर करते हैं, आप वो खाते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस और आपके दोस्त के एक्सपीरियंस में डिफरेंस होगी। आपको वो खाना बहुत ही अच्छा लग सकता है, आपके दोस्त को वो कुछ या तो अच्छा लग सकता है, या तो वो कहेगा कि नहीं, इसमें थोड़ी सी कमी है, मगर आपको बहुत अच्छा लगा। तो वेरिएशन है एक्सपीरियंस में। तो यही बात कहते हैं माइकल ऑकरशॉट कि एक्सपीरियंस जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। ओके, और वो फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन निकालते हैं किसकी? एक्सपीरियंस की। और फिलोसफी किसका पार्ट है? वो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है ना। तो जब वो फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन निकालते हैं एक्सपीरियंस की,
अपनी बुक में एक्सपीरियंस एंड मूड, तो वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं रिवाइवल ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का. ओके, देन वी हैव अनदर स्कॉलर दैट इज अन्ना हारेंट. अन्ना हारेंट कहते हैं कि जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है इसको हमने खो दिया है मॉडर्न वर्ल्ड में. वो मेनली फोकस करती है अपॉन द यूनिकनेस ऑफ यू नो ह्यूमन एक्सपीरियंस, और वी कैन से ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर वो फोकस करते हैं कि ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है या बिहेवियर जो है वो यूनिक है, हर एक पर्सन का अपना बिहेवियर है. ठीक है, वो कहती है कि बिहेवियरलिज्म जो है, बिहेवियरलिज्म सर्च करती है यूनिफॉर्मिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, जो कि एक सच बात, एक ठीक बात नहीं है. हर एक इंसान का अलग अलग बिहेवियर है, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है. और इस चीज बिहेवियरलिज्म जब कोशिश करता है यूनिफॉर्मिटी ढूंढने की ह्यूमन नेचर में, तो वो कंट्रीब्यूट करता है स्टीरियोटाइपिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, कि फला व्यक्ति ऐसा है, फला व्यक्ति ऐसा है, जो कि ठीक नहीं है. कहाँ, किस एंगल से आपको ये ठीक लगता है? हर एक बंदे का जो नेचर है वो अलग है एज कंपेयर टू अनदर पर्सन. सो वो भी फिलॉसफी के ऊपर जोर दे रही है, due to which he strongly contributes to the revival of classical political theory. Then we have another scholar that is Leo Strauss. वो क्या कहते हैं कि हमारे इस कंटेम्परेरी सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में जो इश्यूज हैं, जैसे कि फेमिनिज्म है, जस्टिस डिबेट है, सिविल राइट्स है, अगर इन चीजों का जवाब हमें देना है तो हमें कहीं ना कहीं क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी को फिर से अपनाना है. वो कहते हैं कि बिहेवियरलिज्म और वी कैन से पॉजिटिविज्म, ये जो है ये बहुत ही हार्मफुल है. ये डिनाई करते हैं नॉलेज ऑफ द फाइनल रूल्स. ठीक है, फाइनल रिजल्ट ये नहीं दे पाते हैं कि एक्चुअली में हमें एट द एंड करना क्या है. ओके, सो वो कहते हैं कि बिहेवियरलिज्म जो है ये हेल्पलेस है एंड इनकेपेबल है हमें प्रोवाइड करने में कि राइट क्या है एंड रॉन्ग क्या है. अब ये समझने की यहाँ पर जरूरत है, हमें इस चीज को समझने की यहाँ पर जरूरत है कि इस चीज से क्या मतलब है कि हेल्पलेस एंड इनकेपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जस्टिस की बात करें तो हर एक इंसान के लिए जस्टिस अलग मायने रखता है. एक गरीब के लिए अगर उसको खाना मिले तो वो समझता है कि मुझे जस्टिस मिल गया. एक बिजनेसमैन को अगर किसी जगह पे कोई यूनिट एस्टेब्लिश करना होता है, अगर उसको सरकार अनुमति देती है तो उसके लिए जस्टिस वो मायने रखता है. ठीक है, तो हर एक इंसान के लिए जस्टिस अलग मायने रखता है. देयर इज नॉट यूनिफॉर्मिटी, जो कि बिहेवियरलिज्म कहता है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए. वो कहते हैं नहीं, वो फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन देता है कि नहीं, हर एक इंसान के लिए जस्टिस जो है वो अलग मायने रखता है. सो ये स्कॉलर जोर दे रहे हैं फिलोसफी के ऊपर, ड्यू टू विच हम क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी को रिवाइव कर पाते हैं. ओके, देन वी हैव अनदर स्कॉलर दैट इज वॉगलिन. वॉगलिन क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल थ्योरी जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. ओके, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं. बट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ बिहेवियरलिज्म, पॉजिटिविज्म, ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी है, इसका जो है वो डिक्लाइन हुआ है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है. हमें इसका डिक्लाइन नहीं होने देना है. ठीक है, हमें इसको कहीं ना कहीं अपनाना है, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू है. विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी देयर इज नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस. ओके, तो ये किन का कहना है? वॉगलिन का. देन वी हैव बर्नार्ड डी जोविनाल. ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एक टेंडेंसी चल रही है मॉडर्न एरा में टू कन्वर्ट पॉलिटिक्स इनटू एडमिनिस्ट्रेशन.
एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन अब सारा कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। ये कहते हैं बिकॉज ऑफ दिस टेंडेंसी द एबिलिटी ऑफ पॉलिटिक्स to play a constructive role in the public is ignored। ये कहते हैं कि पब्लिक में जो एक रोल है पॉलिटिक्स का, वो एक कंस्ट्रक्टिव रोल है। यही हमें बहुत सारे इश्यूज जो हमारे सोशल इश्यूज है, यही जवाब दे सकती है। तो जो हम एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसको हमें कहीं ना कहीं निगलेक्ट करना है, उसको हमें थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस देनी है। बिकॉज अगर हमें किसी चीज़ का रिजोल्यूशन चाहिए, किसी चीज़ को सोल्व करना है, सॉरी, तो हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी का सहारा लेना पड़ेगा। देन वी हैव अनदर स्कॉलर दैट इज जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स क्या काम करते हैं, वो अपनी एक बुक लिखते हैं जिसका वो नाम रखते हैं ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में जॉन रॉल्स क्या काम करते हैं, इस बुक को बिल्ड अप करने के लिए वो अडॉप्ट करते हैं थ्योरी किस किस की, जॉन लॉ की थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कांट्स थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिज्म। ये जो दोनों थ्योरीज हैं, जॉन रॉल्स की थ्योरी हम ले लें या कांट की थ्योरी हम ले लें, ये दोनों, इनका ओरिजिन कहाँ से है, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का। सो जब उन्होंने वो सोर्सेज अडॉप्ट किए अपनी बुक के लिए, तो उन्होंने भी फिलॉसफी को इंपॉर्टेंस दी, जिसकी वजह से क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का रिवाइवल हुआ, रीइमर्जेंस हुआ। सो इन टुडेज लेक्चर वी अंडरस्टैंड what were the reasons behind the revival of classical political theory। okay, तो फिर इसको लेजिटिमाइज, हमें इसको जस्टिफाई भी करना पड़ा कि नहीं हुआ है। तो वो किस तरह से हमने किया, जब हमने वेरियस स्कॉलर्स को डिस्कस किया, उनके रोल को डिस्कस किया बिहाइंड द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। आधे लोगों ने फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशंस दी, आधे लोगों ने कहा कि बिहेवियरलिज्म ये कर रहा है, वो ठीक नहीं है, ठीक है। सो इन्होंने फिलोसफी को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया फिर से, जिसकी वजह से क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का रिवाइवल हुआ। सो आई होप आपको एक डायरेक्शन मिल गई होगी। तो नाउ यू विल इजीली आप अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। तो हम अपने वीडियो में यही कोशिश करते हैं कि आपको एक डायरेक्शन दे, ताकि आप इस इन टॉपिक्स को इजीली कंप्रहेंड कर पाए। क्योंकि ये जो थ्योरी वाला पार्ट होता है, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। बाकी आपने जो लिखना होता है, तो आपने बहुत सारे सोर्सेज को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप एक ब्यूटीफुल आंसर लिख पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे वीडियो को लाइक करा कीजिए और इसको शेयर भी करा कीजिए, ताकि हम आपके लिए आने वाले समय में क्वालिटी एजुकेशन ला पाए आपके। थैंक यू सो मच।